अभी हमारे साथ सीतामढ़ी के माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। कुछ इनका देखते हैं कि इनका जन्म जो है 3 जुलाई 1953 को होता है और उसके बाद में इनकी स्कूलिंग जो होती है सेंट जेवियर स्कूल हज़ारीबाग से, फिर आप सैनिक स्कूल चले जाते हैं, फिर आप पुणे से फॉक्सुन कॉलेज से बीए करते हैं, फिर पुणे से ही एलएलबी करते हैं। उसके बाद आप 1990 में पहली बार कांग्रेस की टिकट से बथनाहा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। उसके बाद में तिरहुत स्नातक, जिसमें 4 जिला आता है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, और 2002 से लगातार वहाँ 4 बार एमएलसी रहे, तिरहुत स्नातक वाले उसमें एमएलसी रहे। इनको तिरहुत स्नातक क्षेत्र का आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है। और उसके बाद अभी ये बहुत कम लोगों को ऐसे पता है, लेकिन होगा, जानकारी रखने वाले लोगों को पता है कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जो एडवाइजरी कमेटी है, फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी के आप मेंबर भी रहे हैं। और तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आप अपने शब्दों में अगर कहा जाए, और अभी सीतामढ़ी के वर्तमान माननीय सांसद महोदय हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर जी को अपने शब्दों में कहना हो कि मैं क्या हूँ, तो क्या है सर आप? सीतामढ़ी की जनता का सेवक हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। अपने शब्दों में बस मैं अपने बारे में ज़्यादा कभी बात नहीं करता, पसंद नहीं करता। अच्छा सर। जो अपने बारे में ज़्यादा बात करते हैं जी जी उन्हें आई स्पेशलिस्ट कहा गया है। जी। आई। अच्छा, मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, आपको मैं कहूँ कि आप अगर अपनी जीवन में राजनीतिक असफलता अगर कही जाए, तो आप किसको अपनी जीवन की राजनीतिक असफलता मानते हैं? अभी तक तो ऐसा कोई वाकया नहीं आया है जहां मैं अपने आप को समझूं कि राजनीतिक असफलता को मैंने देखा है, इसलिए कि जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है पूरे सीतामढ़ी के, और सीतामढ़ी के जनता ने ही नहीं बल्कि पूरे तिरहुत क्षेत्र, जो 4 जिलों का क्षेत्र है, 28 विधानसभा का क्षेत्र है, 5 लोकसभा का क्षेत्र है, और 22 साल 4 टर्म, जिसमें 2 बार निर्दलीय और 2 बार पार्टी से मैं सफल हुआ, तो सब ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया। सारे पढ़े लिखे मतदाता उसमें रहते हैं, आप जानते हैं, कम से कम जो स्नातक रहते हैं, बहुत ज़्यादा समर्थन दिया, बहुत ज़्यादा प्रेम दिया। और उसके बाद सीतामढ़ी लोकसभा से भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ हमारे मतदाताओं का। आप जानते हैं कि बिहार है, बिहार में जातिवादी व्यवस्था ज़्यादा चलती है, और शायद आपको नहीं मालूम होगा कि आज़ादी के बाद से आज तक मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज को लड़ाने की हिम्मत किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं की थी। आज़ादी से आज तक ये पहली बार मेरे समाज को टिकट देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया। ये उनके काम के चलते, और हमारे मतदाता जितने हैं सीतामढ़ी लोकसभा के, उनके आशीर्वाद के चलते मुझे सफलता मिली। हमारे सारे टीम, हमारे सारे पार्टी के लोगों ने, सारे गठबंधन के लोगों ने, और सारे हमारे मित्र लोगों ने, सबने मदद की और मुझे। अच्छा, आपका हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ बिहार तक में, जो मैं उसको पूरा देखा, और उसका कुछ क्लिप काट करके लगभग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जब बिहार में शराबबंदी का कानून लागू हो रहा था, शपथ दिलवाई जा रही थी, तो उसमें आप मौजूद नहीं थे और आपके एक साथी भी उसमें नहीं थे, तो उस पर क्या लगता है कि? नहीं, उसमें ये नहीं कहा गया कि मैं मौजूद नहीं था, शपथ नहीं, मैं था। नहीं, मैं, हम लोग पारित करा दिए, ये पारित करा दिए, हम लोगों ने बिल पारित करा दिया, बस उतने भर का है वो। हम लोगों ने बिल पारित कराया और हम लोग उस जो कानून है उसका सम्मान करते हैं। शपथ में नहीं थे सर आप? शपथ में रहना भी जरूरी नहीं है। शपथ कोई बिल पारित करने का हिस्सा नहीं था। जी जी। बिल पास हो जाता है, उसमें कोई शपथ थोड़ी लेना पड़ता है। नहीं, उसमें तो शपथ नहीं लेना। बात खत्म, बिल पारित हो गया। हम लोग, हमारा काम था बिल पारित कराना, उसमें हम लोग बिल्कुल साथ में थे सरकार के। राजनीति में आने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से प्रभावित हुई है, आपकी जो निजी जिंदगी है सर? नहीं, मुझे तो काम करने का मौका मिला है, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, हमारे मतदाताओं का शुक्रगुजार हूँ। सबने मौका दिया, काम सबने जिताने का काम किया है, और क्षेत्र के जनता का समस्या, क्षेत्र का सेवा, क्षेत्र का जो और भी समस्याएं हैं, उसमें अपना जो भी निदान देने का मौका मिला है, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। आप तिरहुत स्नातक से रहे हैं, आप यहाँ से,
सर बिहार में जो बिहार का बजट है 3,47,000 करोड़ का, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बजट है 68,000 करोड़ के आसपास वो शिक्षा का बजट है, जो कि पूरे बजट का लगभग 20% होता है। लेकिन सर इंग्लिश यहाँ कंपलसरी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए? आगे चल के जो हायर स्टडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं बच्चों को, इंग्लिश कंपलसरी न होने की वजह से। इंग्लिश कंपलसरी कहाँ कहाँ है पूरे देश में, ये ज़रा बताएंगे आप? आप किसी भाषा को कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स जो है, एज ए सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स वो अलग बात है। आप ये कहिए कि उसमें इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश की क्लासेस होना, इंग्लिश पढ़ाना, उसमें थोड़ी और तब्दीली और उसमें गुणवत्ता बढ़े, उसमें थोड़ा और ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप कंपलसरी कर देंगे और कंपलसरी में बेचारे जो हमारे यहाँ के कमज़ोर लोग हैं, जो बेचारे ग्रामीण लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी बचपन से अंग्रेज़ी उस तरह से नहीं पढ़ाया जाओ, शहरों में पढ़ाया जाता है, तो उन्हें दिक्कत होगी। इसीलिए उसको कंपलसरी करना ज़रूरी मैं नहीं समझता अभी के स्टेज में, उचित नहीं होगा। लेकिन उस पर जैसे क्लासेस हैं उसके क्लासेस बढ़ा दिया जाए, क्लासेस। हाँ, इस तरह से कोई इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए। पासिंग मार्क्स कंपलसरी करना सही नहीं, पासिंग मार्क्स कंपलसरी करना, पासिंग तो हर विषय में रहता ही है लेकिन कंपलसरी। इंग्लिश में नहीं है सर। इंग्लिश में रखना चाहिए, थोड़ा नीचे करके ही रखे, उसको धीरे धीरे बढ़ाए, जब प्रोग्रेस देखे तो बढ़ाए। लेकिन शुरू में ही कर दीजिएगा तो ग्रामीण इलाके के लोग कहाँ से अंग्रेजी में उतना मार्क्स ला सकेंगे। इसलिए उसको मैं कंपलसरी करना, उसको स्टेज वाइज जी जी। बढ़ाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, अभी जो मौजूदा नीतीश कुमार जी के प्रयास से अभी इस बार की मैं बता रहा हूँ, 2026 में लगभग 15 लाख बच्चों ने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा दिया, जिसमें से बहुत एक डेटा ये है कि जिसमें लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों से 60,000 ज़्यादा है 15 लाख में से। तो ये नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रयास है, जो कि बहुत सक्सेस बड़ा हुआ। प्रयास है, बहुत बड़ी सफलता है। आप जान लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए पहली बार, जी जी हम लोग उस समय विधान परिषद में थे हमारे स्नातक भाइयों के आशीर्वाद से, और उस समय मात्र पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में 5 लाख बच्चियां स्कूल जाती थी, सिर्फ 5 लाख। और उन्होंने पॉलिसी लाया, यहाँ देखा क्यों 5 लाख बच्चियां सिर्फ जा रही हैं, तो देखा इसमें थोड़ा सा आर्थिक मामला भी आता है, गरीबी का भी मामला आता है। लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज पाते हैं कि उनके पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं हैं, उनके पास स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं है, वगैरह वगैरह। और ख़ास करके बच्चियों को जो स्कूल जाएं और वहाँ देखें हमसे ज़्यादा कपड़ा पहनने वाले, हमसे ज़्यादा अच्छा जाने वाले वगैरह वगैरह, तो आदमी को एक अपने आप में छोटापन का एहसास होता था। तो माननीय नीतीश जी ने यह पॉलिसी लाया, और ऐसा ज़बरदस्त पॉलिसी लाया कि हर बच्ची को, जब 5 लाख सिर्फ बच्ची जाती थी, तो हर बच्ची को उन्होंने साइकिल देने का काम किया, उन्होंने यूनिफॉर्म देने का काम किया, उन्होंने जूता देने का काम किया यूनिफॉर्म के हिस्से में। और ये जब इस तरह के प्रोग्रेस लाए तो बच्चियां जाने लगी, सबको सब में एकता का भाव आया, और वो जो ऊंच नीच का भावना ख़त्म हुआ। तो ये हुआ कि 3 साल के 5 साल के अंदर में, मुझे अब ठीक याद नहीं है, 5 साल के अंदर में जब वो ख़त्म हुआ उनका पहला 5 साल, तो 5 लाख जो बच्चियां जाती थी सरकारी स्कूलों में, वो फिगर बढ़ के 75 लाख तक पहुंच गई। ये नीतीश कुमार का कमाल है। उन्होंने तो बहुत, इसमें तो सही बात है, उनका बहुत बड़ा ये सर। लेकिन जैसे कि एक बात और कहूँगा कि जैसे नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय में से कि ये था कि हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन बिहार में 38 जिले के 38 जगह इंजीनियरिंग कॉलेज है। और सर आपको पता है कि NBA नेशनल बोर्ड एक्रीडेशन जो है, बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन का एक को भी मान्यता नहीं है, और उसकी मान्यता न होने की वजह से उनकी हायर स्टडी हो या फिर विदेश में जॉब करने की बात हो या MNCs कंपनी हो, उसमें मतलब बीटेक जो कर रहे हैं नहीं, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, जितना जिस तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि सबका एक्रेडिटेशन हो जाएगा। आप जानिए, मेडिकल कॉलेजेस भी अब बिहार के आधे से ज़्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हो गए जी। सीतामढ़ी में बन रहा है, आप जानते हैं, हमारे महुआ क्षेत्र में बन रहा था, वो भी मेरे क्षेत्र में था, मुजफ्फरपुर में तो पहले से ही है। आज के पेपर में है कि गोपालगंज में नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। तो लक्ष्य ये है कि हर जिला में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। अच्छा सर, अभी एक मेडिकल कॉलेज से आया कि 3 डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक पावापुरी नालंदा में, एक मोतिहारी मेडिकल कॉलेज और एक मधेपुरा मेडिकल कॉलेज। 3 मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, सर्जन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मृत शरीर जो है, शव जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर और AI से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें मतलब चिंताजनक ये बात है कि सर्जन और वो उनको शव ना मिले। और वहाँ के प्राचार्य का कहना है कि मैंने यहाँ के अस्पताल को भी, सदर अस्पताल को, यहाँ के जिला प्रशासन को दिया है, लेकिन हमको शव नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। हो सके कि अदर भी जगह यही पर हो, या 3 जिला का ये हाल है सर।
सिर्फ 30 जिला का है ना, इसका मतलब है बाकी जगह मिल रहे हैं। तो शव नहीं मिलना ये कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, शव पहुंचाना। नहीं, ये बात अपने ये हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं। जी, जी। अपने यहाँ लोग, विदेश में ये ज़्यादा होता है, लोग स्वेच्छा से कह देते हैं कि साहब मेरे मरने के बाद मेरा शव इस अस्पताल को दान कर दिया जाए ताकि हम पर रिसर्च हो सके। अपने देश में भी शुरू हुआ है, लेकिन हमारे प्रदेश में और हमारे देश में उतना ज़्यादा अभी ये नहीं है। तो उसके लिए क्या सरकार इंतजाम कर सकती है? कोई ज़बरदस्ती अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए बेचारे की, और उसको आप ज़बरदस्ती उसके मृतक शरीर को तो अस्पताल में नहीं ले जा सकते हैं जब तक उसकी रजामंदी नहीं हो उसके परिवार की। तो ये एक चैलेंज है सर। ये एक जागृति फैलाने की ज़रूरत है कि साहब हम जो अगर हम अपना शरीर को दान करेंगे हमारी मृत्यु के बाद, उस पर रिसर्च करें अस्पताल में, और उससे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले दूसरे मरीजों को फ़ायदा हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का। ये एक विचार डेवलप करने वाली बात है। अच्छा, 10 फरवरी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात आपकी हुई है, तो उसमें कुछ शिक्षा से रिलेटेड अपने जिला में कुछ बातचीत? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। वो उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो पूरी एक टीम है वहाँ पर, जिसमें माननीय धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार के, वो उस टीम के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, और उसमें लगभग 12-13 सांसद पूरे देश के हैं। उसकी का सदस्य मैं भी हूँ। तो वो हर 2 महीने पर किसी एक नए सांसद के घर पे वो मीटिंग होती है, बैठक होती है, और क्या क्या कमियां हैं अपने अपने राज्य में वो बताया जाता है और उस पर विचार किया जाता है। एक बात और सर, जो है कि 7 निश्चय 1 में नल जल योजना की बात हो रही थी, तो उस समय जब वो वार्ड क्रियान्वयन समिति को नल जल योजना जब तक वो लोग देख रहे थे, तब तक बहुत हद तक सही था वो नल जल योजना। लेकिन जब से ये पीएचईडी विभाग को दिया गया है, पीएचईडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो एक तो जाते नहीं किसी वार्ड में, लगभग देखने पूरे जिला का यही हाल है, और वो जो है दिन पर दिन और बद से बदतर होता जा रहा है नल जल योजना जो है सर। ऐसा आपका कहना है, लेकिन पिछले साल तो हमने देखा कि नल जल से ही हमारे पूरे जिला को पानी गया। पानी की इतनी बरसात की कमी थी, वो नल जल था, उसी से तो पूरा जान बचा सब जगह, नल जल योजना से, जहाँ तक हमको सूचना पूरे जिले से टंकी टंकी से लोग जो हैं, कुछ जो जनप्रतिनिधि लोकल स्तर के, उन लोगों ने टंकी से पानी पहुंचाया और अलग उपाय से। नल जल बहुत हद तक गड़बड़ है सर। पीएचईडी विभाग, यहाँ तो सारे पूरे जिले के लोग आए हुए हैं, पूछ लीजिए। ऐसा नल जल में नल जल योजना सही चल रहा है क्या? पूछिए। नल जल नहीं है, नल जल नहीं है, नल जल है, ये नल जल एक ढकोसला है, समझे कि नहीं? नल जल है। पीएचईडी विभाग से कहीं ना कहीं, इसलिए बेचारे 4-5 दिन से स्नान नहीं किए हैं। पीएचईडी विभाग को देने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें हुई है सर, उसमें जो है ना थोड़ी दिक्कतें हुई है। आपके ये सूचना है तो इसको निश्चित रूप से इस पर चर्चा किया जाएगा। अच्छा, जिले के जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा में बच्चे सम्मिलित हुए हैं और पास होंगे, उनको अपनी तरफ से कुछ अगर सलाह देना हो कि आगे फर्दर स्टडी के लिए कुछ अगर गाइड? ये पहले तो अभी मैट्रिक की परीक्षा है, उसको पूरा मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाए, उसी रिजल्ट के बेसिस पे आपको अच्छा एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में अच्छे विषय में मिलेंगे, उसी पर आपकी करियर बनेगी। मेहनत करने की जरूरत है और कुछ नहीं। अच्छा, राजनीति में आने के बाद दोस्ती भी प्रभावित होती है क्या, आपको लगता है? हमारी दोस्ती तो बढ़ी है लोगों से। बढ़ी है? हाँ, हमारी दोस्ती, आपको लगता है कहीं कमी हुई है? अच्छा, मेरी चैलेंज है, हमसे ज़्यादा दोस्त कोई हो एक किसी दूसरे नेता का इस जिला में, सभी समाज के बीच में अगर हो जाए, इसका वोटिंग हो जाए, हमको क्या दिक्कत है, हम तैयार हैं इसके लिए। कुछ लोगों के जैसे कुछ होती है कि आपसे अपेक्षाएं होती है कि हम ऐसा करते, तो वो अपेक्षा ना लगता है किसी एक आदमी पर आपका इशारा है क्या? इशारा नहीं है, इशारा नहीं है, इशारा नहीं है, सब समझ गए आपकी इशारा नहीं, बात सब समझ गए। आपके सामने पोल खोल दिया मैंने आपका कि आप किसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, तो ये मतलब प्रभावित होती है क्या, लगता है आपको? सवाल ही नहीं है। नहीं, क्यों होगा प्रभावित? अरे आदमी जो जनप्रतिनिधि बन के आया है, वो तो सबका काम करने के लिए आया है। हर आदमी की अपनी क्षमता होती है। हो सकता है कोई आदमी 100 आदमी का काम कब करा दे, कोई आदमी 25 आदमी का काम करा दे, लेकिन कौन नहीं चाहता कि भाई मेरा कुनबा बढ़े, मेरे समर्थकों का कुनबा बढ़े। मुझे अगर पिछले बार 1 लाख वोट आया, मैं पिछले बार अगर 1 लाख वोट से जीता, तो इस बार मैं 2 लाख वोट से क्यों नहीं जीतूं? क्यों नहीं चाहेगा दोस्ती बढ़ाना? क्या है दोस्ती बढ़ाने में, क्या है? कोई दुश्मनी है क्या किसी की? कोई पाकिस्तान से यहाँ है क्या? सब अपने ही देश के, अपने ही मिट्टी के लाल है, अपने सीतामढ़ी की धरती है, पवित्र माँ सीता की धरती है यहाँ। क्यों नहीं आदमी चाहेगा कि हमारा जो है सो दोस्ती बढ़ता रहे? सीतामढ़ी का सर अनरिजॉल्व इशू कोई आपको लगता हो कि वो मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सही नहीं हो पा रहा है?
ऐसा तो हमको नहीं लगता है। हम लोग शुरू से चाह रहे थे कि माँ सीता की धरती है, माँ सीता का भव्य मंदिर बने, उसका काम शुरू हो गया है। रेलवेज़ के कुछ और ट्रेन हम लोग को लाना है, तो उसके लिए हमने शुरू करवा दिया है। पूरा ट्रैक्स नया मुजफ्फरपुर से यहाँ कर भाई उसका ये शुरू हो गया है, क्या बोलते हैं, दोहरी रेल कर दूसरा लाइन जो बना है, तो उसके बाद और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाईवेज़ की बात है, हमने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा का टेंडर अभी करवा दिया, साल भर पहले उसका सैंक्शन करवा दिया था माननीय गडकरी जी से, और अब टेंडर निकल गया, वो रोड बन रही है, 2500 करोड़ की वो प्रोजेक्ट है। सुबह सुबह यहाँ से ट्रेन हमारी आती है, दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए पटना जाती है, वो भी हमने शुरू करवाया 1 महीने के अंदर, जीतने के 1 महीने के अंदर, और शाम को आदमी वापस आ जाता है। तो रीगा मिल 10 साल से ज़्यादा से चीनी मिल बंद था, वो हमने खुलवा दिया। इसलिए ऐसा हम, और हमारा ज़िला है, हम तो चाहेंगे ही जितना ज़्यादा काम हो यहाँ, जितना ज़्यादा प्रोग्रेस हो। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर काम पूरा हम लोग नहीं कर सके हैं, लेकिन हम लोग उस पर लगे हुए हैं। बड़े तीनों निश्चय में, 7 निश्चय 1 में, 2 में, 3 में, वो पहला ही रहता है कि युवाओं को रोजगार को लेकर के, लेकिन उसमें सरकार कहीं ना कहीं वही इंडस्ट्री आनी जरूरी है, इंडस्ट्री आनी जरूरी है। असल में मैं राजनीतिक विषय पर नहीं जाता, राजनीतिक इशारा आपके तरफ नहीं करना चाहता, लेकिन शुरुआती दौर में यहाँ पर हम लोग के आदरणीय नीतीश कुमार के आने से पहले जो सरकारें चल रही थी, तो उन लोगों ने माहौल इंडस्ट्री के मामले में इतना ज़्यादा ख़राब किया कि सारे शुगर मिल पूरे देश के, अपने पूरे प्रदेश के बंद हो गए। 17 से 18 चीनी मिल थे, सब के सब 100% सारे चीनी मिल बंद हो गए थे, यहाँ वाली सहित। तो उस समय एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि जिससे उद्योगपति लोग नहीं आए, इंडस्ट्रीज वाले नहीं आए। अब धीरे धीरे सब कोई आने लगा है। आपको बेगूसराय में पेप्सी कोला का बॉटलिंग प्लांट लग गया है, उसका दूसरा लगने जा रहा है वहाँ पर बक्सर में। तो ये सब अब हो रहा है। आपके बहुत करीबी और साथी रहे मंत्री शाहिद अली खान जी, उन्होंने BKPI बदियुज्जमा खां पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाया पुपरी में, और वहाँ जाने के लिए सड़क ही नहीं है सर। आप वहाँ जाएंगे तो जाने का आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, मतलब जाने के लिए आपको पूरा जानीपुर होकर बहुत उल्टा रास्ता है, आप पुपरी होकर के नहीं जा सकते हैं। कोई अप्रोच पथ भी नहीं, मैंने DM साहब को भी कहा, वो अप्रोच पथ अभी तक नहीं बना है। उसको टेकअप करते हैं, 1000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सर। टेकअप करते हैं उसको, बिल्कुल टेकअप। और जो आपके पास जो डिटेल होंगे उसको हमको दे दीजिए, हम टेकअप करते हैं, जल्दी से जल्दी करवा देंगे। और यहाँ पर आप कुछ दिन पहले सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक छात्रा की मौत हो गई, और मैं ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बच्चों का ये रहता है कि जहाँ टेक्निकल संस्थान है, 3 है, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, खाने की गुणवत्ता को लेकर के वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। हालांकि यहाँ कम्युनिटी मेस चलाया जाता है। कम्युनिटी मेस का उद्देश्य होता है कि पैसा उसमें बचना नहीं चाहिए, दोनों मतलब जो आय है और जो व्यय है दोनों बराबर हो जाए, लेकिन खाने की गुणवत्ता को लेकर के रहती है कि नहीं, खाना उतना अच्छा नहीं मिल पाता। इसके बारे में पहली बार आपसे शिकायत सुन रहा हूँ, किसी और ने कभी शिकायत किया नहीं, लेकिन ऐसा होगा तो उसको देखा जाएगा। आपके बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज वो तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर मैं काम आज शुरू कर रहा हूँ। उसमें मैं सबसे पहले एक एम्बुलेंस देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी उसका इंतजाम हो जाएगा। और वो अप्रोच पथ BKPI निश्चित रूप से वो अच्छा किया आपने बताया, धन्यवाद आपको इसके लिए। और अंत में होली और रमज़ान को लेकर आप कुछ कहना चाहिए? होली की शुभकामना है। रमज़ान बहुत पवित्र त्यौहार हमारे मुस्लिम भाइयों का है, और मैं समझता हूँ कि रमज़ान मैंने अगर उसको गहराई से उसकी अध्ययन हो तो मैं समझता हूँ बहुत ही पवित्र ये है, और बहुत पवित्र इरादा और मेहनत से बहुत ये करते हुए लोग उसका ये करते हैं रमज़ान। और जो मतलब शाम में उसके बाद फिर ये रोज़ा खोलते हैं वगैरह, समझते इफ्तारी होती है, बहुत ही सही तरीका है आपसी मेल बढ़ाने का। एक बात सर और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से, तो उस समय गेस्ट फैकल्टी को बहाल किया जा रहा था, और उनको AICT जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उस पर इन लोगों को वहाँ पर एडहॉक दिखाया गया, और इन लोगों को कहीं बहुत लंबे समय तक एडहॉक और गेस्ट के कन्फ्यूजन में रखा गया। और AICT में गेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है टेक्निकल एजुकेशन में, लेकिन अब इंजीनियरिंग कॉलेज से या पॉलिटेक्निक कॉलेज से गेस्ट को हटाया जा रहा है। उस पर कोई अगर कुछ ऐसा हो, गेस्ट का मतलब ही होता है टेम्पररी, लेकिन आपने AICT को हमें एडहॉक बता दिया, हमें तो भ्रम में रखा। एडहॉक और गेस्ट एक ही है ना। एडहॉक क्या हुआ? एडहॉक मतलब इस पर्पस के लिए, इस मुद्दे के लिए, इस काम के लिए। एडहॉक का मतलब ही है गेस्ट। एडहॉक और गेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। एडहॉक क्या हुआ कि भाई अभी तात्पुरता मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, एक होता है मैं परमानेंट एक ड्राइवर रख लिया, और अभी मुझे मेरे घर में फंक्शन है तो मैंने परमानेंट नहीं रखा, किसी को एडहॉक मैंने रख लिया 10 दिन के लिए। सो ऑलमोस्ट अब ये लोग तो जो गेस्ट में वहाँ काम किए, ये हॉस्टल मैनेजमेंट करने में रह गए, साफ सफाई हो गई या कॉपी चेक हो गई, या पूरी तरीके से अपने उसमें व्यस्त हो गए। हालांकि इनको जो पैसा दिया जाता है वो आवरली बेसिस पर पैसा दिया जाता है, पर घंटे का पैसा दिया जाता है,
लेकिन वो तो पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो गए ना, यहाँ तक कि क्वार्टर में रह करके अपनी जीवन को वो करने लगे। और उनको वो बीटेक है, एमटेक है, कहीं कहीं तो पीएचडी भी हैं। अब उनके पढ़ाए हुए छात्र जॉब में आ रहे हैं, लेकिन वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और इतने 7 साल 8 साल सेवा देने के बाद वो क्या करेंगे? यहाँ तक कि उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता सर। नहीं सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाएगा? सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ता है। जो नहीं दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बोले- और कोई भी आदमी जहाँ काम करता है उसका हक है वहाँ से सर्टिफिकेट उसका मिलने का। जॉब नहीं मिलना वो अलग चीज़ है। जॉब की जहाँ क्रिएट होगी वहीं जॉब मिलेगी, वो अलग बात है। कई जगह ये रहता है कि आप तो आवरली बेसिस पे काम किए, तो आपको हम किस तरीके से सर्टिफिकेट दें? आप तो मंथली बेसिस पर है नहीं या डे बेसिस पर है नहीं, ऐसा आप भी दे सकते हैं सर्टिफिकेट कि साहब ये हमारे परमानेंट, ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में है, ये दिन में इतना 10 घंटा हमारे यहाँ काम किए डेली, ये तो दे ही सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं देते हैं तो गलत करते हैं, देने में क्या लगता है? अगर कुछ इस तरीके का हो जाता गेस्ट का कुछ, अगर देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा कीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।